हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हम रिफ्रैक्शन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ना कि खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम एक दिन में कोई भी चीज खत्म नहीं करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि हमने खत्म कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म करने में हमें टोटल 8 एपिसोड लगे हैं, लेकिन वो एपिसोड बिल्कुल धांसू तरीके से बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो। और किसी बच्चे को कुछ भी चीज नहीं आता साइंस से, उसको डर भी लगता है, तो इतने बेसिक से पढ़ाया गया है कि अगर वो हर एक लेक्चर को देखे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो उसको कोई भी पीड़ा या दर्द को सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? उसी तरीके से हम रिफ्रैक्शन भी खत्म करने वाले हैं। अच्छा, जिस बच्चे को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया, रिफ्रैक्शन में थोड़ी कम दर्द होगा, थोड़ा कम दर्द होगा उसको, थोड़ी कम पीड़ा होगी उसको, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो रे डायग्राम्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रे डायग्राम से। तो रे डायग्राम्स पे ही पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डिपेंड होता है, और वही ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर उस रिफ्लेक्शन का आ गया, रिफ्रैक्शन का अपने आप ही समझ आ जाता है। हालांकि कुछ चीजें अलग जरूर होती है रिफ्रैक्शन में, कुछ चीजें एडिशनल भी होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बच्चों को बिल्कुल ही समझ नहीं आता है, उसके लिए हम बिल्कुल अलग लेक्चर लाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बिल्कुल अलग एक ही वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसी की तैसी कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे। तो अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चालू करते हैं बिना किसी देरी के, नहीं तो इसी बात पे हम देरी कर देते हैं, बार बार पूछ के, है ना। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम चालू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो वहां एल था रिफ्लेक्शन, अब है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज, क्या लिखोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज the bending, it can be defined as the bending of a ray of light, hello, अरे बोलो, when it enters from one transparent medium, याद रहे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अरे भैया लिख तो दिया, बता दो क्या है। अरे यार इतनी दर्द नहीं सहन हो रही है तुमसे? अरे यार बता रहा हूं, चिंता ना करो। इट कैन बी डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो भाई मतलब क्या है इसका? देखो, लाइट के झुकने को, बेंडिंग मतलब झुकना, लाइट के बाउंस बैक होने को रिफ्लेक्शन कहते थे, लाइट के झुकने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओए लाइट झुकती कैसे? अब ये भी तो बात समझ है। लाइट के झुकने के पीछे का रीजन होता है ट्रैफिक का आना। ट्रैफिक यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स का भिड़ामी होना, उससे स्पीड ऑफ लाइट में अंतर आ जाना, तब लाइट झुक जाती है। एक एग्जांपल दे के कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे आप मान लो बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस में एकदम से मान लो बस एकदम से स्टार्ट हुई तो आप पीछे हो जाते हो, बस एकदम से ब्रेक लग जाए तो आप आगे हो जाते हो ना। स्पीड में भी जब फर्क होता है तो आगे पीछे झूलते रहते हो, है ना। मान लो एकदम से आप खड़े हो बस में, आपके आगे एक क्रश आपकी हो, तो एकदम से बस में ब्रेक लगे, आप आगे उसके पीछे ऊपर ही गिर जाओ, तो क्या होगा? मजा आएगा आपको, है? फिर वो सैंडल देगी ना आपके कालू को, तो आपके कालू को भी बड़ा मजा आएगा। अरे यार ऐसे हरकत मत करना, ठीक है। तो वैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखना, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगी, ये बच्चे भूल जाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सके। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, जैसे दीवार हो गया या कॉपी हो गई, है ना। लेकिन आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा, है ना, वाटर हो गया, एयर, ये सारी चीजें हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारे पास आ जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे दीवार ही मान लो, अपने आसपास दीवार मान लो, या जिस कॉपी पे पढ़ रहे हो कॉपी मान लो। लाइट जब आती है तो क्या कॉपी के आर पार चली जाती है? मान लो ये मेरा हाथ है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, यहाँ से जैसे लाइट आ रही है इसके चीरते हुए आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर कांच का कुछ रख दूं तो कांच के आर पार लाइट चली जाती है, तो उसके अंदर जब घुसना और फिर बेंडिंग होना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब बेंडिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, जब तक समझाएंगे नहीं जाएंगे नहीं, ठीक है ना। बेंडिंग क्या होता है? देखो, जैसे मान लो लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से अनदर। अब देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए एक मीडियम से अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर
लाइट ट्रैवल कर लीजिए तभी झुकेगी वो। एक ही मीडियम में लाइट रहे तो नहीं झुकती है, एक से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तब झुकती है। वो झुकती क्यों है? क्योंकि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी डेंसिटी में जो फर्क आएगी, वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो टर्म, लेकिन अभी समझने के लिए डेंसिटी समझो। उसके डेंसिटी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स, कितने ज्यादा वो क्लोजर है पार्टिकल्स। जैसे एयर में डेंसिटी क्या होती है? एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स को ट्रीट कर सकते हो आप ट्रैफिक की तरह। अगर मान लो ट्रैफिक इज अ काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओके, सो पार्टिकल्स को ट्रीट करो ट्रैफिक की तरह, तो एयर में पार्टिकल्स आर वेरी दूर, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो ट्रैफिक बड़ा है कम है। ट्रैफिक अगर कम है तो गाड़ी स्पीड से चलाओगे या धीरे चलाओगे? तेजी से चला सकते हो। तो लाइट भी बड़ी तेजी से चलती है एयर में, एयर में लाइट भी बड़ी तेजी से चलती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कम है ना, पार्टिकल्स दूर दूर है। अरे मेरी बेजान, समझ लो मेरी बात को। ऐसे वाटर में, जैसे मान लो वाटर इज अ लिक्विड, उसमें पार्टिकल्स एयर से तो क्लोजर आ जाएंगे, यानी कि ट्रैफिक उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि हम उसमें धीरे गाड़ी चलाएंगे, यानी कि लाइट को ज्यादा भिड़ना पड़ेगा पार्टिकल्स से, और लाइट इतनी तेज नहीं चल पाएगी जितनी एयर में चल पाती थी। तो वाटर में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। ऐसी कोई सा सॉलिड चीज आ गई, जैसे ग्लास आ गया, कांच आ गया, वो सॉलिड होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स और डेंसर हो जाते हैं, ट्रैफिक और ज्यादा हो जाती है। इसके कारण लाइट को और ज्यादा पार्टिकल से कोलाइड करना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, उसके कारण लाइट की स्पीड और धीरे हो जाती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स डेंसर होते जाते हैं, क्लोजर होते जाते हैं, लाइट की स्पीड कम होते जाती है और लाइट झुकने लगती है। मतलब अगर इतनी स्पीड से लाइट चल रही है, एकदम से दूसरा मीडियम आ गया जिसमें से ज्यादा पार्टिकल्स से उसे ट्रेवल करना पड़े, तो लाइट थोड़ी झुक जाएगी ना। एकदम से ऐसे जा रही है, एकदम से धीरे होने पड़े, जैसे बस का एग्जांपल लिया ना, तो थोड़ी सी झुक जाएगी। एक बार को थोड़ा फील लो इसका, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है? अगर कोई पूछे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में फर्क आना। अभी एक तो मैंने बता रखा है लाइट की स्पीड वैक्यूम यानी एयर में कितनी होती है, एयर वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मैंने बता रखा है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आने की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। लिख लेना, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, ये लिख सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट में क्या आ जाता है? डिफरेंस। तेज चलिए, धीरे धीरे चलिए, तेज। अब झुकेगी लाइट तो किधर को झुकेगी, ये सब हम आगे अभी बातें करेंगे। अब रिफ्रैक्शन का डे टू डे लाइफ में अगर एग्जांपल की बात करें तो कैसे हो सकता है? जैसे कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम पार्ट है वो आपको थोड़ा हाइयर नजर आएगा, आपको लगेगा भाई कितनी गहराई कम है स्विमिंग पूल की, जब उसमें जंप करोगे तो गहराई बढ़ जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? बाहर से हमको स्विमिंग पूल का जो बॉटम वाला है वो हाइयर नजर आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जैसे लेमन है, लेमन को आप भरे हुए कांच के गिलास के पानी में डाल दो अगर, तो वो थोड़ा बिगर इन साइज आपको अपीयर होता है, लेकिन सही में थोड़ी ना बड़ा होता है वो। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से लेटर्स को देखते हो, बुक्स में लिखे हुए, तो वो लेटर्स आपको बड़े दिखाई देते हैं, इट जस्ट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें होती है। समझ में आई बात? तो इसको छाप लेना, अच्छे तरीके से छाप लिया ना। देखो बिना छापे काम ना करना, छापोगे नहीं तो मजा नहीं आने वाला है लेक्चर में, ठीक है ना? अच्छा जी, एग्जाम में छापते हो, यहाँ नहीं छापोगे हैं? यहाँ छापा करो, एग्जाम में छापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है भाई। देखो, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो ऊपर है हमारे पास एयर, नीचे है पानी, वाटर। अरे मान लो ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, ओके ओके। लाइट ऐसे करके आ रही है, लाइट ऐसे करके आ रही है। अभी तो आपको नहीं पता किधर को झुकेगी, लेकिन देखो यहाँ ये है सरफेस जहां ये सेपरेट कर रहा है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, ये सेपरेट कर रहा है ना। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए ना, पर ऐसे नहीं जाती है, लाइट थोड़ी सी झुक के ट्रेवल कर लेती है, थोड़ी सी झुक जाती है। अब इधर झुकेगी या उधर झुकेगी, नॉर्मल क्या होता है अभी बताएंगे उसके बारे में बात। लेकिन लाइट झुक गई ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, हल्का से झुक जाती है। इधर झुकेगी, अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। अभी एक काम कर लेते हैं ना, एक चीज समझा ही देते हैं आपको। ये जो लाइट आती है, इसको मान लो, ये मान लेते हैं एयर, ये मान लेते हैं वाटर, ये एयर और ये वाटर मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम O पॉइंट, इसको A मान लो और इसको मान लो B। समझ में आई बात? अब मैंने एक बात बताई थी, रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल क्या होता है।
नॉर्मल ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर लाइन की, तो लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, पूरी ये लाइन सीधी चली जाएगी, इधर भी 90 उधर भी 90, ऐसे हो जाता है ना, बिल्कुल सीधी एक लाइन की, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और किसी के नहीं। ये वाली रे कौन सी होती है, इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी रिफ्लेक्टेड रे होती थी, पर उस समय जब लाइट ऐसे बाउंस बैक हो जाती थी। अब यही चीज रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, कैसे रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे, ओए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंसिडेंट रे, कौन सा डेंट, इंसिडेंट रे, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, याद रखना रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो चीज है ये एन, ये हो जाएगी, क्या होती है, ये नॉर्मल होती है, क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, उस केस में रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता था जिसको आई कहते थे, इसमें भी वही होता है, ये जो आई होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डांस डांस डांस। अच्छा जी, और ये वाला एंगल यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी ना, ये तो रिफ्रैक्टेड रे है, तो कहेंगे तो इसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहे मेरी बात, कौन से एंगल को लेना होता है, हमेशा नॉर्मल से जो एंगल बनता है, ये ना नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रेज का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। अच्छा, ये जो ओ पॉइंट है ये तो आपको पता ही होगा, ओ पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अरे मेरी जान, बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो जरा, आ गई ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा जी, अब लाइट किधर की तरफ छुपती है ये बात को हम थोड़ा सा समझा लेते हैं, छाप लो अच्छी तरीके से, छाप लो ना, छाप लिया, बहुत बढ़िया। हमारी तुम्हारी ये प्रेम कहानी है, ओए होए 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 होए। अब लाइट किस तरीके से छुपती है, अब आपको समझना पड़ेगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। क्या बोला मैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम का मतलब होता है जिसमें डेंसिटी कम, ऑप्टिकली क्यों लगाते हैं, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, जिसमें लाइट रेयरर मीडियम, देखो ना, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम लिख दो, ऑप्टिकली, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम ऐसे लिख दो, या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, अरे भाई क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अरे किससे ज्यादा, अरे दो मीडियम दिया होगा उन दोनों में कंपैरिजन होगा इसमें, है ना। ऑप्टिकली क्यों लगाए, लाइट से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, उल्टा बोल दिया ना मैंने, अरे रे रे उल्टा बोल दिया भाई, स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम हो जाएगी। रेयरर है ना, ये क्या है, रेयरर मीडियम है, रेयरर का मतलब क्या होता है, डेंसिटी उसकी कम होगी, क्या होगी, पार्टिकल्स क्या होंगे उसके दूर दूर होंगे, तो जब ट्रैफिक कम होगा तो इस लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस केस में क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर, इसमें ट्रैफिक ज्यादा होगा तो लाइट को स्पीड उसकी कम होगी। समझ में आई बात, अरे भाई समझ में आई तो बता दो यार, बता दो, वहीं से चिल्लाओ, वहीं से, मैं सुन रहा हूँ आवाज, चिल्लाओ चिल्लाओ, फोन फाड़ दो आज, फाड़ दो फोन को अपने, इतना तेज चिल्लाओ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी तो इसमें कम होगी। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दीज आर आल्सो कंपैरेटिव टर्म्स, ये कंपैरिजन करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते एयर इज ऑलवेज रेयर मीडियम, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ, एयर या वाटर इज ऑलवेज डेंसर मीडियम, वाटर एयर से ज्यादा डेंसर है, ये मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन फिर ग्लास से तो रेयर हो जाएगा ना। तो जब भी दो मीडियम का कंपैरिजन होगा तब हम उसके अकॉर्डिंग इसको बताएंगे। समझ में आई बात तो बता दो, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। अब ध्यान से समझते हैं, टोटल 3 केस बनाऊंगा, कितने केस बनाऊंगा, 3 केस, समझ सकते हो, 3 पुड़िया दे दूंगा, समझ जाना, पुड़िया होता है हमारी तरफ। तो पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्या लिखोगे, व्हेन लाइट travels
फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो रेयरर मीडियम में मैं एयर ले सकता हूं और डेंसर मीडियम में मैं वाटर ले सकता हूं। एयर रेयरर है और वाटर क्या है, डेंसर है। समझ में आती है ना बात। एयर में क्या होगा, डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, लाइट रेयरर से डेंसर में जाना है, यानी एयर से वाटर में लाइट को जाना है, वाटर से एयर में नहीं। तो लाइट एयर से आई है और वाटर में जाएगी। अब इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा, देखो सबसे पहली बात नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल में कुछ नहीं है, यही बेस पॉइंट पे ही एक परपेंडिकुलर डाल दो, बिल्कुल सीधा डाल दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब लाइट को जाना कैसे था, लाइट ऐसे आई थी तो लाइट को ऐसे जाना था। अब लाइट दो तरीके से बैंड कर सकती है, या तो इधर को खिसक सकती है या तो इधर को खिसक सकती है, अपने रास्ते से दो तरीके से भटक सकती है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा। कहां बैंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। देखो दो चीजें होती हैं, ये है नॉर्मल की तरफ, लाइट ऐसे थी ना, इधर बैंड होगी तो नॉर्मल की तरफ और उधर बैंड होगी तो नॉर्मल से दूर, उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल कह देते हैं। अभी लाइट इस तरीके से बैंड होगी, देखो लाइट को ऐसे जाना था, लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ, इसको बोलते हैं लाइट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। When light travels from rare to denser medium, it bends. लिख देना, it bends towards the normal. It bends towards the normal. समझ में आई बात मेरी या नहीं आई, आ गई ना मेरी बात समझ में। अच्छा, केस नंबर सेकंड, बुढ़िया नंबर 2। गुड़िया नहीं है, बुढ़िया नहीं है, बुढ़िया। देखो इसको मिटाई दे। अब लाइट क्या होगी, डेंसर टू रेयरर में ट्रैवल होगी तो क्या होगा, डेंसर टू रेयरर में जब ट्रैवल होगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ऐसे करो, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, डेंसर में मान सकते हो, क्या मान लोगे, डेंसर टू रेयरर में ग्लास से वाटर मान लेते हैं, ग्लास डेंसर होता है। अच्छा ये अब देखो, ऊपर मान लिया ग्लास, नीचे मान लिया वाटर। देखो ग्लास डेंसर है, सॉलिड है ना, वाटर लिक्विड है, ये रेयरर मीडियम होगा। अच्छा जी, यहां से लाइट जब आएगी तो सबसे पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। अब देखो लाइट को कैसे जाना था, लाइट को ऐसे जाना था। लाइट बैंड किधर हो सकती है, लाइट उधर भी बैंड हो सकती है, इधर भी बैंड हो सकती है। इधर वाले को टुवर्ड्स द नॉर्मल बोलते थे, जो कब होता है, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाए। अब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी कुछ ऐसे निकल जाएगी। अरे मेरी जान समझ में आया यानी, बता दो यार, वही से चिल्लाओ चिल्लाओ जल्दी से, समझ आ गया। इसको बोलते हैं इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आई बात। थर्ड केस क्या लेते हैं, थर्ड केस भी ले लेते हैं, ये ले लें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। When light travels, ऐसे लिख देते हैं, when light travels through the normal, travels through the normal, अगर लाइट नॉर्मल से ही जाए तो क्या होगा, याद करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, अगर नॉर्मल से कोई सी रे पास होती थी तो बाउंस बैक उसी सेम पाथ पे हो जाती थी। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल ये होता है, यही होता है ना नॉर्मल, अरे यार ऐसे ऐसे कर लो, यही नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अगर लाइट रे इसी नॉर्मल से यानी इसी पाथ से अगर ट्रैवल होके आई तो बिल्कुल सेम, उसमें कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, कोई बेंडिंग नहीं होगी। अगर नॉर्मल से पास कराते हो कोई सी रे को तो सीधे की सीधी उस मीडियम में घुसते हुए चली जाएगी, कोई भी बेंडिंग उसमें नहीं होगी। देन लिख लेना, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, कोई बेंडिंग नहीं होगी। समझ में आई बात, ये तीनों पुड़िया ध्यान से ले लिया, एक सुबह एक दोपहर और एक शाम को सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा है, चलो इतना तो हमें बात आ गई है समझ, बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली रिफ्लेक्शन की। अब बातें करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस प्रकार से दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के, उसी प्रकार से दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, तो लिख लेते हैं लॉज,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है जो सेम रिफ्लेक्शन में था? वही है, क्या है जी? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे था उसमें, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, इसमें एक चीज और जोड़ लेना, एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। अभी बताता हूं क्या है ये। एट द इंटरफेस of the two media, of the two media, at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। सेम प्लेन का मतलब समझते हो ना? रिफ्लेक्शन में भी मैंने बताया था कि नहीं? देखो यहाँ पे ये जैसे मीडियम होता है, अब यहाँ पे एक ऐसे करके लाइट आई है, ये नॉर्मल बना लिया, ऐसे मान लो बैंडो को इधर जाना था, इसको रेयर टू डेंसर आई मान लेते हैं। अच्छा जी, तो इंसिडेंट रे ये वाली हो गई, रिफ्रैक्टेड रे नीचे वाली हो गई, नॉर्मल समझ में आता है। इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, देखो दो मीडियम थे, दो मीडियम आ गया तो मीडियम के जगह मीडिया लिख देते हैं ना, तो दो मीडियम आ गए जब, तो इसके सरफेस पे ही तो हुआ है, तो इसीलिए लगाया एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सारे के सारे कहाँ होते हैं? ऑल लाइन द सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन। अरे यार प्लेन का मतलब बताया था ना, एक टू डायमेंशनल बॉडी होती है, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, एक रे ऐसे आई है तो उसी प्लेन में ऐसे जाएगी, ना कि उससे दूसरे प्लेन में, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा प्लेन को अच्छे से समझ लेना, उसमें और बढ़िया तरीके से समझा रखा है। समझ गए? अब सेकंड लॉ की बातें करें। किसकी बातें करें? सेकंड लॉ की बातें करते हैं। भाई ये लॉ है, ये हमेशा ट्रू होता है। लॉ का मतलब ऑलवेज ट्रू। क्या होता है? ऑलवेज ट्रू। सेकंड लॉ क्या होता है? द रेशियो, द रेशियो of sine of angle of incidence, of sine of angle of incidence, angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction, angle of refraction is always constant, is always constant। भाई साइन वाइन क्या आ गई? साइन पढ़ लिया कि नहीं मैथ्स में? थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए साइन वाली, नहीं तो थोड़ा समझ नहीं आएगा ये साइन की सारी वैल्यूज वगैरह। उम्मीद है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया करो मैथ्स में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? देखो रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते थे, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं होते। यहाँ क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो हमेशा बराबर होता है। क्या मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज, इस सिंबल को बोलते हैं दैट इज। क्या होता है ये? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कोई इसको म्यू से रिप्रेजेंट भी कर देता है, यू नहीं म्यू होता है चीज, n से करेंगे हम फिलहाल, n से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत बहुत और ये n ही क्या होता है? ये n ही मेरी जान, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी चर्चा हमें अगले लेक्चर में बढ़िया तरीके से करनी है। इस बंदरिया की, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा हमको अगले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। क्या होता है अभी मत पूछना, अगले लेक्चर में बताऊंगा, बड़े ही मोहब्बत से बताऊंगा। तो इनका रेशियो बराबर होता है। रेशियो बराबर होने का मतलब क्या है? अरे यार समझ नहीं आया है ना? समझ नहीं आया ना? देखो अभी बताकर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो साइन आई, आई एक एंगल है, आई क्या है? एक एंगल है, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे साइन 30, साइन 45, थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अब साइन कोई सा एंगल आ गया, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, मान लेता हूं मैं, देखो ये जो भी मान रहा हूं ये मान रहा हूं बस समझाने के लिए, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं
एंगल साइन आई की वैल्यू आई है 1, यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ साइन आई और यहाँ लिख लेता हूँ साइन आर। ठीक है, मान लेते हैं पहले केस में साइन आई की वैल्यू आई है 1 और साइन आर की वैल्यू आई है 2। अगले केस में ये हो गया 2 तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 100। देखो ये एंगल आई और एंगल आई ये मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, लेकिन इनका रेशियो करके देखना हमेशा सेम है। मतलब 1:2, 2/4 करोगे 1/2 ही आएगा, 10/20, 1/2, 50/100, 1/2 काट के देखो 1/2 ही आएगा ना। तो देखो जब इसको बढ़ाते हैं ना तो ये भी इस तरीके से बढ़ जाता है कि इसका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े इसका मतलब ये होता है। और साथ में एक चीज और लिख लेना, क्या लिख लोगे, सेकंड लॉ में ही लिखना है, सेकंड लॉ में लिख लेना दिस लॉ is also known as स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, सेम यही सेकंड वाला लॉ चेपना है अच्छे तरीके से, यही होता है स्नेल्स लॉ। याद रख लो ये नाम को, समझ में आई बात। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा बड़े ही मोहब्बत से खत्म हो चुका है। एक टॉपिक और करेंगे भाई यार, देखो कमर कस के बैठो, आज बैठो ना, बैठे हो जी, बैठ जाओ अच्छे तरीके से, समझे कि नहीं। देखो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समाप्त कर देते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से कैसे होता है रिफ्रैक्शन, इसको भी हम खत्म करने वाले हैं। देखो ग्लास स्लैब क्या होता है, कांच का स्लैब। देखो कांच का स्लैब देखो ऐसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, जैसे कॉपी होगी ना आपके पास में, कॉपी जैसे कॉपी 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 कॉपी, जैसे यहाँ पे कॉपी है ना, नोटबुक, इसी को मतलब थोड़ा छोटा होता है इससे, क्यूबॉइडल टाइप का ही होता है ग्लास स्लैब। कैसा होता है, क्यूबॉइडल टाइप का होता है, कांच का होता है। बस कॉपी मान लो कांच की बन गई, थोड़ा छोटा कर दो, वैसे होता है ग्लास स्लैब। थोड़ा स्कूल वगैरह में देखा भी होगा, उम्मीद करता हूँ, नहीं देखा तो एज्यूम कर लो, या फिर नेट पर उसकी फोटो भी देख सकते हो। तो ग्लास स्लैब क्या होता है ये समझ में आया। अब रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से कैसे होता है समझे जी, समझ लेते हैं। तो उस ग्लास स्लैब को हम थोड़ा ऐसे करके इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना मेरी जान। क्यूबॉइडल होता है ना, तो हम इसको ऐसे करके बना रहे हैं, इस ग्लास स्लैब को ऐसे करके ऐसे रख दिया है। अब इससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखो बाहर तो एयर है ना, दिमाग लगाओ यार, बाहर तो एयर है ना, ये है ना ग्लास का, ये पूरा ग्लास का, अंदर भी ग्लास भरा पड़ा है ना, ये पूरा क्या है, ग्लास का है। अच्छा जी, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से, यहाँ पे ये एयर है, यहाँ पे ये क्या है, मीडियम एयर है, और ये मीडियम क्या है, ग्लास है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है कि नहीं, ऊपर है एयर, नीचे है ग्लास, तो रिफ्लेक्शन होगा 100% होगा। अच्छा जी, क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे। हमें हमेशा चेक ये करना होता है कि ये ट्रेवल कहाँ से कहाँ कर रहा है। ये रेयर टू डेंसर में जा रहा है ना, ये देखो ये रेयर है, ये डेंसर है, तो हमेशा रेयर टू डेंसर में बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है कि नहीं। तो लाइट को ऐसे जानी चाहिए थी, लाइट को कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ओके, इस तरह बैंड हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, लेकिन ये बैंड होके फिर आगे ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा, फिर इस रास्ते पे एक और चीज हो जाएगी, दिमाग लगाओ, ऊपर ग्लास है लेकिन फिर से नीचे एयर आ गया कि नहीं आ गया, फिर से देखो नीचे एयर आ गया, दोबारा से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मीडियम का चेंज हो रहा है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे रेयर टू डेंसर था, यहाँ पे डेंसर टू रेयर में ट्रैवल कर रहा है। ये सेपरेटिंग वाला लाइन है, तो यहाँ पे हम बना देंगे नॉर्मल, यहाँ पे बड़े मोहब्बत से हम नॉर्मल को बना देंगे। लाइट को जाना था ऐसे, लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन वो बेंड कर जाएगा अवॉइड फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि लाइट थोड़ा सा नॉर्मल से दूर होके ऐसे वो चला जाएगा। समझ में आई बात, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। ये थी इंसिडेंट रे, ऐसे करके आई, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई और दोबारा से ये बेंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे समझ में आई बात ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और मार्क कर दूंगा, ए बी, और इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना। यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें हैं। ए बी को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे, ये उम्मीद है आपको पता होगा ये क्या होता है, इंसिडेंट रे।
और ये BC जो है ये क्या हो जाता है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है। समझ में आएगा ये क्या हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे, ये भी उम्मीद है समझ में आता होगा। लेकिन ये CD क्या है, जब दोबारा से रिफ्रैक्शन हो गया इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, ध्यान से नया नाम है ये क्या होता है इमर्जेंट रे होता है। क्या होता है इमर्जेंट रे होती है या होता है हमें नहीं पता, लड़का है या लड़की है कुछ भी लगा लेना, इमर्जेंट रे होती है। अच्छा जी, मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो नॉर्मल होता है और ये इंसिडेंट रे इसके बीच का एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो इस आई को क्या कह देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। मैंने ये भी बताया था कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको एंगल आर कह देते हैं। इस एंगल आर को हम कह देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना तो उम्मीद है पता होगा आपको, अभी अभी बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। नॉर्मल ये है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको एंगल ई कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ई। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। मेरी बात समझ में आती है या नहीं, अरे मेरी जान समझ में आई कि नहीं। इसको नोट कर लो, इस साइड वाले को नोट कर लो जरा, साइड वाले को नोट करो। कर लिया जी, कर लिया ना, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी एक आध चीजें और हैं वो समझा देता हूँ, फिर समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा देखो, हमेशा याद रखना, लाइट को ऐसे आ रही थी स्टार्टिंग में, ऐसी जा रही थी ना, ऐसे इसको जरा भेजना। ये वाली रे जैसे लाइट को जाना था, लेकिन गई कैसे, ऐसे। जाना कैसे था, ऐसे आई, लेकिन गई कैसे, ऐसे। लेकिन कुछ भी हो, ये दोनों हमेशा पैरेलल जाती है। कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। इमरजेंट रे और जो स्टार्टिंग में लाइट आई थी उसको आगे बढ़ाओ जरा, तो वो देखोगे कि आप वो हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। और याद रखना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को d कह देते हैं। यही d होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हो गई लाइट, ओवरऑल कितना लाइट डिस्प्लेस हो गई, यहां से यहां जाने में कितना लाइट इधर डिस्प्लेस हो गई, इसी को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो समझ आई मेरी बात, समझ आई। तो अगली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वीडियो वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों को दर्द और पीड़ा होती है, उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल्स। ओके, सो हैव अ ब्लास्ट एंड थैंक्स सो मच।